Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. स्टूडेंट्स चैप्टर 10 हमने स्टार्ट किया था और हमने अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन देखी, हमने नोमेनक्लेचर देखी, उसके बाद हमने रिएक्शंस की बात की। रिएक्शंस में मैंने आपसे कहा था कि एसएन रिएक्शंस आप पढ़ेंगे और दूसरे नंबर पे हम एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स एसएन रिएक्शन हमने स्टार्ट किए थे और उनकी एक कैटेगरी SN2 हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम SN1 रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स SN1 रिएक्शन, सबसे पहले हम इन रिएक्शंस की डेफिनेशन की बात करेंगे कि आप SN1 रिएक्शन को किस तरह से डिफाइन करेंगे। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि SN2 रिएक्शन जो थे उनमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा मतलब ओपोजिट होगा SN2 के। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे। आप लिखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या मैं टाइम सेव करने के लिए मैं कुछ इस तरह लिखूँगा कि दोज SN रिएक्शंस, मतलब ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जिनमें क्या होगा, इन विच फॉर्मेशन, या आप लिखेंगे कि ब्रेकिंग ऑफ CX bond and formation of C and U bond take place या occur one after other, called SN1 रिएक्शन। यानी कि ऐसे रिएक्शंस जिनमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन है या बॉन्ड ब्रेकिंग है, किसकी बॉन्ड ब्रेकिंग? CX बॉन्ड ब्रेकिंग। जो CX बॉन्ड ने ब्रेक होना है, यानी कि लीविंग ग्रुप ने लीव करना है, और दूसरे नंबर पे फॉर्मेशन ऑफ CNU बॉन्ड और न्यूक्लियोफाइल ने अटैच होना है। ये क्या होगा? ये टेक प्लेस होगा, ये अक्कर होगा कब? वन आफ्टर अदर, इन 2 डिफरेंट स्टेप्स। तो ये आपके पास SN1 रिएक्शंस कहलाएंगे। स्टूडेंट्स पहले नंबर पे ब्रेकिंग होगी, यानी कि CX बॉन्ड ब्रेक होगा, आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा, और दूसरे नंबर पे फॉर्मेशन होगी। तो इसका मतलब पहले बॉन्ड ब्रेक हो रहा है फिर बॉन्ड बन रहा है। तो अगर पहले बॉन्ड ब्रेक होगा और दूसरे स्टेप में बॉन्ड बनेगा तो SN1 रिएक्शंस, और अगर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि दोनों साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे होंगे, तो आपने इन्हें नाम देना था SN2 रिएक्शंस का। तो स्टूडेंट्स इसके एग्जाम्पल जो है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं जी। लेट्स सपोज के हमारे पास X टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड, मैं इसे कंप्लीट करता हूं, CH3 और X टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड। और अगर आप क्या करते हैं, आप इसका रिएक्शन करवाते हैं और ड्यूरिंग रिएक्शन कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा या किसी न्यूक्लियोफाइल
की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। अब ड्यूरिंग रिएक्शन होगा क्या कि लेट से ये हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है। अब होगा क्या कि ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पे, इस पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे, ये पार्शियल नेगेटिवली चार्ज हैलाइड है। दोनों के दरमियान एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, हमें ऑलरेडी इन सारी बातों का पता है। ड्यूरिंग रिएक्शन होगा क्या कि सबसे पहले हेटेरोलाइटिक फिशन होगी, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। मैं सिंपल पहले रिएक्शन लिख रहा हूँ, बाद में उसके मैकेनिज्म को हम थॉरोली लिखेंगे। ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इस तरह ब्रेक होगा कि इलेक्ट्रॉन, दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे इस हैलोजन को, और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे भी। तो इसका मतलब आपके पास क्या प्रोडक्ट बनी, कार्बन था, ठीक है। इसके बाकी तीनों मिथाइल ग्रुप हमने एज इट इज लिख दिए। ये न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ, मैं यहाँ पे NU लिख देता हूँ, ठीक है। और साथ में आपके पास जो था ये हैलोजन बना, तो मैं इसे कुछ इस तरह लिख देता हूँ कि ले जी -X। अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखना है कि ये भी आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल था। मैं यहाँ पे इसे कुछ इस तरह लिख देता हूँ कि ये भी आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल था। जिस ग्रुप ने लीव किया वो भी न्यूक्लियोफाइल है, और जो ग्रुप अटैक कर रहा है वो भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो इसका मतलब कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, तो इसीलिए आप इसे नाम देते थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि हम इसे SN1 क्यों कहते हैं। तो बेटे इसका आंसर ना आपको जैसे जैसे लेक्चर प्रोसीड होगा आपको आंसर्स मिलते जाएंगे, तो लास्ट में कहीं जाके ना आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा कि आप इसे SN1 ही क्यों कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसकी ना मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या कहता है। तो मैं नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ जी, मैकेनिज्म की। इंपॉर्टेंट स्टेप है जी SN रिएक्शंस का, और याद रखिएगा कि 10th चैप्टर में से, चैप्टर 10 में से, अल्काइल हैलाइड में से ये SN1 SN2 रिएक्शंस बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि कुछ एक डेफिनेशंस हैं, अगर आप इन डेफिनेशंस को ही याद कर लेंगे ना अच्छे तरीके से, तो ये बड़े अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं आप इन्हें। तो लें जी, सबसे पहले इसका मैकेनिज्म देखते हैं इस रिएक्शन का। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि मैंने स्टार्ट में कहा कि जनाब पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होगी और फिर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो इसका मतलब सबसे पहले तो आपने बताना है कि ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इट इज़ अ 2 स्टेप मैकेनिज्म। टू स्टेप मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप जो होगा उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए। फर्स्ट जो स्टेप होगा उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। मैं साथ साथ इसे कंप्लीट भी करता जाऊंगा। और जो सेकंड स्टेप होगा उसमें आपके पास क्या होगा, सेकंड स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 देखेंगे जी इसका, कि स्टेप 1 क्या है। जी स्टूडेंट्स जरा फोकस कीजिएगा। स्टेप 1 में ऑलरेडी बता चुका हूं कि बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। अब ये जो रिएक्शन है ना, आपने लिखना है कि आपके पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। मैं इसे लिख दूंगा जी कि C और CH3, इसी तरह CH3, इधर भी CH3, और यहाँ पे आपके पास हैलोजन मौजूद है। मैं लेट से यहाँ पे Cl लिख देता हूँ,
ठीक है। अब होगा क्या कि यहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब लेट्स से कि ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन है या पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, जब ये देखता है कि जनाब आने वाले न्यूक्लियोफाइल के साथ इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो फिर ये क्या करता है, ये कुछ गुंजाइश पैदा करता है कि आने वाले न्यूक्लियोफाइल के लिए जगह बनाई जाए उसके अटैक के लिए। क्योंकि फर्स्ट स्टेप में होगा क्या कि न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक तो नहीं कर पाएगा। क्यों अटैक नहीं कर पाएगा, उसकी दो रीज़न है, मैं साथ साथ यहाँ पे बताता भी जाऊँगा आपको। लेकिन उससे पहले ज़रा रिएक्शन की जो कंडीशंस हैं उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं कि ये जो रिएक्शन होगा ये होगा इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा, और पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में जब रिएक्शन होगा तो आपके पास स्टार्ट में जो स्पीशी बनेगी उसे आप नाम देंगे कार्बोकेटाइन का। कार्बोकेटाइन बनेगा क्यों, मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा साथ साथ। आपके पास बनेगा जी C, और इसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, CH3, CH3, ये भी CH3 है, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। स्टूडेंट्स इसे ना आप नाम देंगे कार्बोकेटाइन का, और ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकेटाइन। और साथ में आपके पास क्या बन गया, आपके पास बना Cl नेगेटिव, क्लोराइड बन गया आपके पास। अब यहाँ पे होता क्या है, पोलर सॉल्वेंट क्यों, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता। जैसे आपने SN2 में पढ़ा था ना कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, साथ ही साथ लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है, बोथ फिनोमिनाज आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर ही नहीं सकता, क्योंकि कार्बन के चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो बल्कि ग्रुप अटैच हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी, न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैक करने के लिए रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता। तो इसका मतलब हमने न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए जगह बनानी है। तो हम करते क्या हैं, हम पोलर सॉल्वेंट में ये रिएक्शन करवाते हैं। अगर मैंने सॉल्वेंट को पोलर कह दिया तो इट मीन्स सॉल्वेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होंगे। जो सॉल्वेंट के पॉजिटिव पोल्स हैं वो इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जो सॉल्वेंट के नेगेटिव पोल्स हैं वो इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ से हिट्रोलाइटिक फिशन के थ्रू बॉन्ड क्लीवेज करवाएंगे। बॉन्ड ब्रेक होगा और Cl नेगेटिव अलहदा हो गया और कार्बोकेटाइन अलहदा हो गया। ठीक है, अब ये जो स्टेप है इसे आप स्लो स्टेप कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये स्लो स्टेप है। ठीक है, और इस स्लो स्टेप को हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक चीज़ें मैं साथ साथ पॉइंट में लिखी जाता हूँ, आप ज़रा नोट करते जाइएगा कि जो पोलर सॉल्वेंट आपने इस्तेमाल किए वो कौन कौन से हो सकते हैं। पोलर सॉल्वेंट आपके पास एक्वस इथाइल अल्कोहल भी हो सकती है, एक्वस एसीटोन भी हो सकती है। इन्हें आप एज पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने बताना है कि ये आपके पास रेट स्लो स्टेप है। ठीक है, और इस स्लो स्टेप को ही आप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी कहते हैं, कि यही आपके पास क्या है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। और इसके अलावा इसमें सिर्फ अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ओनली अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व, कि इस स्टेप में सिर्फ अल्काइल हैलाइड जो है वो इन्वॉल्व है। और इसके अलावा एक और पॉइंट भी आप लिखेंगे कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, तो अगर रिवर्सिबल कह दिया तो इसे भी
हम रिवर्सिबल फॉर्म में ले जाते हैं कि ये आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। स्टूडेंट ये आपके पास स्टेप 1 था। अब हम बात करेंगे जी स्टेप 2 की। तो स्टेप 2 में क्या होगा, मैंने डेफिनेशन में भी मार्क किया कि स्टेप 1 में सबसे पहले बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, मतलब आपके पास कार्बोकेटाइन बन गया। अब स्टेप 2 में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और अटैक के बाद आपके पास क्या बनेगा, आपके पास आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो कार्बोकेटाइन मौजूद है जी आपके पास। मैं यहाँ पे लिखूँगा कि कार्बोकेटाइन है, कार्बन और इसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब जब बेस इस कार्बन पे अटैक करेगी, ठीक है, क्योंकि बेसिक मीडियम में रिएक्शन हुआ, पोलर सॉल्वेंट है, आपको OH मिलेगा। OH जब अटैक करेगा इस कार्बन पे तो अब आपके पास क्या बनेंगे, प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो इन प्रोडक्ट्स को हम कुछ इस तरह लिख लेंगे कि कार्बन, ठीक है, और इस तरफ OH और इस तरफ बाकी तीनों मिथाइल ग्रुप, या आपके पास प्रोडक्ट इस तरह भी बन सकती है कि कार्बन, इस तरफ OH और बाकी ये तीनों ही मिथाइल ग्रुप आपके पास मौजूद है, ठीक है। ये जो स्टेप है इसे आप नाम देंगे जी, ये फास्ट स्टेप है, मतलब कि ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप नहीं होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आपने देखा तो कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी, sp3, और यहाँ पे कार्बन के 3 बॉन्ड, यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp2, ठीक है। और यहाँ पे दोबारा से कार्बन के 4 बॉन्ड, और यहाँ पे आपने बता देना है हाइब्रिडाइजेशन दोबारा से क्या होगी, sp3। तो ये ओवरऑल आपके पास मैकेनिज्म था। अब इस मैकेनिज्म में जिन चीज़ों को हमने डिस्कस किया, अब उन्हें हमने मतलब हेडिंग वाइज लिख देना है यहाँ पे बस। तो सबसे पहली जो हेडिंग मैं यहाँ पे लिखूंगा जी कि चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन। चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन कि ड्यूरिंग रिएक्शन जो हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आए वो किस तरह से थे, वो आपने बता देने हैं। तो आपने बताना है कि जो हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन थी क्या जी, sp3 से हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुई किसमें, sp2 में, और sp2 से हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुई किसमें, sp3 में। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो आपके पास कार्बोकेटाइन बना ना, इससे आप इंटरमीडिएट का नाम देंगे। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। SN2 जब हमने पढ़ा था वहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनी थी। ट्रांजिशन स्टेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसकी एग्जिस्टेंस बड़े ही कम टाइम के लिए 10⁻⁻12 सेकेंड्स मैंने आपको बताया था, और इतने कम टाइम के लिए एग्जिस्टेंस है कि आप उसे मिक्सचर में से सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो कार्बोकेटाइन बना ये कंपैरेटिवली स्टेबल है, तो आप इसे रिएक्शन मिक्सचर में से सेपरेट भी कर सकते हैं, और इसलिए आप इसे इंटरमीडिएट का नाम देते हैं। इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। ट्रांजिशन स्टेट को आप रिएक्शन मिक्सचर में से सेपरेट नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, लेकिन इंटरमीडिएट को आप रिएक्शन मिक्सचर में से जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास आपने ये बातें कुछ याद रखनी है। खैर, चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले sp3 थी, 4 बॉन्ड थे, फिर 3 रह गए, sp2 हो गई, और फिर क्या होगी, sp3 होगी। इसके बाद बेटे आपने जो नेक्स्ट बताना है दैट इज डायरेक्शन ऑफ अटैक। तो नेक्स्ट जो हमने लिखना है, हम नेक्स्ट बोर्ड पे ही लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए चीज़ें आसान रहें। कि न्यूक्लियोफाइल किस डायरेक्शन से अटैक कर सकता है, और अगर अटैक होगा जब, तो आपके पास जो प्रोडक्ट्स बनेंगी उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ये भी आपने बताना है। मॉलिक्यूलैरिटी, रिएक्शन काइनेटिक्स, और इसके अलावा आपने बताना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे जी यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ अटैक।
स्टूडेंट्स इस केस में ना जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है कैन अटैक फ्रॉम ईदर साइड ऑफ कार्बोकेटाइन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम ईदर साइड ऑफ टर्शरी कार्बोकेटाइन। क्यों? क्योंकि जो टर्शरी कार्बोकेटाइन बना उसकी जो ज्योमेट्री है वो प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर है। यानी कि अगर आप टर्शरी कार्बोकेटाइन को देखेंगे तो ये 3 मिथाइल ग्रुप, ठीक है, ये आपके पास टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया। अब इस टर्शरी कार्बोकेटाइन पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस तरफ से भी अटैक कर सकता है और इस तरफ से भी अटैक कर सकता है। मतलब न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के लिए दोनों तरफ से जो ईज है वो इक्वल है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं दूसरी तरफ से ही अटैक हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों तरफ से अटैक हो सकता है। तो आपने लिखा कि न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम ईदर साइड ऑफ टर्शरी कार्बोकेटाइन। क्यों? ड्यू टू दी प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन। जो कार्बोकेटाइन बना इसके प्लेनर स्ट्रक्चर की वजह से जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। उसके बाद आपने कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताना है, ठीक है, आपने बताना है कॉन्फ़िगरेशन आपके पास क्या होगी, जो प्रोडक्ट्स आपके पास बने उनकी कॉन्फ़िगरेशंस आपके पास क्या होंगी। तो आपने बताना है कि 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन। मैं यहाँ पे लिखूँगा कि 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन। 50% इन्वर्जन क्यों? मैं अभी लास्ट जो है वो हेडिंग में बता के आया हूँ कि न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन के दोनों तरफ से इक्वल ईज से अटैक कर सकता है। तो जब इक्वल चांसेस हैं दोनों तरफ से अटैक करने के, तो जो आपके पास प्रोडक्ट बनती है उसमें 50% इन्वर्जन और 50% जो है वो रिटेंशन होती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लिविंग ग्रुप इस तरफ अटैच है, जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल बना, जो प्रोडक्ट बनी उसमें नया जो न्यूक्लियोफाइल था वो इस तरफ भी है और कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन भी है। तो अगर आप देखेंगे तो 50% आपके पास ये जो थी रिटेंशन थी और 50% जो है वो आपके पास क्या है प्रोडक्ट में इन्वर्जन है। मैं ऑलरेडी प्रोडक्ट्स में लिख भी चुका हूँ साथ ही साथ, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं जी। कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपने बता दिया। नेक्स्ट आपने बता देना है मॉलिक्यूलैरिटी, आप बता देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मॉलिक्यूलैरिटी। स्टूडेंट्स आपने बताना है कि कितने स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूँ कि फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, ठीक है, और इसमें सिर्फ अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व है, एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शंस हैं इनकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी? 1 होगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि ओनली 1 मॉलिक्यूल, ओनली अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व इन स्लो स्टेप। आप स्लो स्टेप कह दें या आप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कह दें, बात एक ही है। ओनली अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व इन स्लो स्टेप और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। सिर्फ अल्काइल हैलाइड मौजूद है तो इसलिए इन रिएक्शंस की जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो क्या है? 1 है। सो मॉलिक्यूलैरिटी इज 1। इसीलिए आपने SN1 यानी कि न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस का नाम देते हैं। अगर स्लो स्टेप में दोनों मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे यानी कि न्यूक्लियोफाइल भी और अल्काइल हैलाइड भी, तो SN2 बाईमॉलिक्यूलर, ठीक है। और अगर सिर्फ स्लो स्टेप में अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व है तो यूनिमॉलिक्यूलर। स्टूडेंट उसके बाद आपने इनकी रिएक्शन काइनेटिक्स लिख देनी है। मैं यहाँ पे RXN यानी कि रिएक्शन काइनेटिक्स, रिएक्शन काइनेटिक्स में आपने बताना होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो अगर आप रेट इक्वेशन देखेंगे तो रेट स्लो स्टेप में बेसिकली रेट डिटरमिनिंग स्टेप है स्लो स्टेप की, तो आप लिखेंगे जी कि रेट आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अल्काइल हैलाइड इनकी कंसंट्रेशन में। अगर आप अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रेट बढ़ेगा, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन कम ज़्यादा करने से रेट पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। उसके बाद आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता देना है। स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपने बताना है कि ये जो SN1 रिएक्शन है इनका ऑर्डर क्या है। तो ज़रा रेट इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो रेट इक्वेशन को मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ कि रेट आपके पास इक्वल होगा किसके जी, ओनली अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे, अल्काइल हैलाइड पावर 1, तो एक्सपोनेंट जो है उनके सम को आप ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये बनेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये बात आपने याद रखनी है, इम्पोर्टेंट भी है कि SN1 रिएक्शन कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर आपने बताना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। लास्ट में कौन कौन से अल्काइल हैलाइड ये रिएक्शन शो करते हैं, तो आपने लिखना है कि अल्काइल हैलाइड अंडरगो SN1 रिएक्शन, कि वो अल्काइल हैलाइड जो SN1 रिएक्शन शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा जो SN1 रिएक्शन शो करते हैं वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। मैं टर्शरी RX लिख रहा हूँ। टर्शरी के बाद आ जाते हैं जी सेकेंडरी RX, और सेकेंडरी के बाद थोड़ी सी जो बड़े ही माइन्यूट लेवल पे प्राइमरी भी ये रिएक्शन शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने SN1 को कंप्लीट किया। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने कोशिश की कि जो भी इस टॉपिक में जो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होंगी या जो जो इसमें चीज़ें आ रही सबको क्लियर किया जाए। आप लोगों ने फिर भी एक बार यूनिक नोट्स से ज़रूर देखना इस टॉपिक को और अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बेटे। अस्सलाम वालेकुम।